एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश में बवाल। बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला। चुनाव नतीजों के बाद आए फैसले पर प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर चुनाव आयोग को दिए अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने गहन पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर मुहर लगा दी है। कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया कराकर किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही उसने अपनी उन ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है जो संविधान से उसे मिली है। इसे अल्ट्रा वायर्स नहीं कहा जा सकता, यानी चुनाव आयोग ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे उसके अधिकार क्षेत्र या शक्ति से बाहर कहा जाए। एसआईआर का काम उसी तरह से किया गया है जो प्रक्रिया सामान्य तौर पर अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें अन्य जजों में जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह फैसला किसी दबाव में आया है। यहां तक कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद की किरण होता था, लेकिन अब वो किरण भी बुझती दिखाई दे रही है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि अब इस मामले को बड़ी बेंच में चुनौती दी जा सकती है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठते सवालों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ही उठे सवालों की, जिस पर कोर्ट का यह फैसला आया है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भारत के इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर जैसी कार्रवाई करने का अधिकार है? क्या एसआईआर के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है, जिसमें पूरे राज्य में एसआईआर जैसा काम कराने का जिक्र तक शामिल नहीं है? क्या एसआईआर के तहत जांच किसी जायज मकसद पर आधारित है? और अगर ऐसा है तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनाए गए उपाय हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के हिसाब से सही है? दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भी कहते हैं, उसमें पूरे राज्य में एक साथ एसआईआर कराने का जिक्र नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को इसकी ताकत भी मिल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये एसआईआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है, बल्कि यह धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के अंदर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नई जान डालता है। जब कानून खुद ही किसी भी समय दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर और उस तरीके से जिसे चुनाव आयोग उचित समझे एक विशेष संशोधन की इजाजत देता है, तो इस विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि यह नियमित संशोधन के लिए तय की गई सामान्य प्रक्रियाओं के हर पहलू के अनुरूप नहीं है। यानी कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में उसे कोई खामी नहीं दिख रही है। लेकिन कोर्ट का यह फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चुनावी राज्यों में इस एसआईआर के आधार पर चुनाव संपन्न होने के कई महीनों बाद इसके औचित्य को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुना दिया है। ये चुनाव पूरी तरह से पक्षपाती चुनाव आयोग की तरफ से आयोजित किए गए थे, जिसमें एक पूरी तरह से अपारदर्शी प्रक्रिया के जरिए 10% से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। न्यायपालिका के लिए यह काला दिन है। दरअसल बिहार के जिस एसआईआर के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उस चुनाव के नतीजे पिछले साल नवंबर में आ चुके हैं, लेकिन फैसला अब आ रहा है, यानी लगभग 6 महीने बाद। वैसे एक सवाल यह भी उठ रहे थे कि अगर कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को खारिज कर दिया, तब बिहार सहित 5 राज्यों के चुनावों का क्या होगा? प्रशांत भूषण का कहना है कि फैसले में देरी हुई, फिर भी न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जहां हार जीत का अंतर 2% वोटों से भी कम रहा है, वहां अगर 10% लोगों को वोट देने से रोक दिया जाए, तब क्या जो नतीजा आया है उसे जनमत कहा जा सकता है? किसान नेता योगेंद्र यादव ने तो बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि खबर यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर यह है कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं।
खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूटकर गिर गए। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद तीखी टिप्पणी करने के साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यहां तक कह दिया है कि कोर्ट कुछ ऐसा फैसला सुनाने वाला है, इसके संकेत भी मिल रहे थे, पर एक उम्मीद थी और वो भी टूट गई। उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में कहा कि मामले का फैसला बहुत पहले ही हो चुका था, हम तो बस लिखित आदेश और उसके बारीक अक्षरों का इंतजार कर रहे थे। इस मामले का रुख पिछले साल अगस्त में ही तय हो गया था। 3 दिनों तक एसआईआर के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद अदालत एसआईआर की संवैधानिक वैधता की जांच करने से पीछे हट गई। उसने खुद को प्रभावी रूप से एक उपभोक्ता फोरम में बदल लिया, जिसका ध्यान संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय शिकायतों के निवारण और मध्यस्थता पर केंद्रित हो गया। मामला प्रभावी रूप से उसी वक्त तय हो गया था जब शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बिहार चुनाव जल्दबाजी में कराने की इजाजत दे दी थी। अदालत ने ना तो पहले इस मामले पर फैसला सुनाया और ना ही चुनाव आयोग को एसआईआर बाद की मतदाता सूचियों में मौजूद सबसे साफ कमियों को ठीक करने के लिए बाध्य किया। इस मामले में तब कुछ बचा ही नहीं था जब अदालत संवैधानिक वैधता पर आराम से दलीलें सुनती रही और चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे और फिर तीसरे चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब माननीय न्यायाधीशों ने खुली अदालत में टिप्पणी की कि किसी को भी एसआईआर में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस याचिका के ताबूत में आखिरी कील तब ठोकी गई जब इसी बेंच के सामने दूसरी याचिका की सुनवाई के दौरान एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि जिन लाखों लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अगले चुनाव में वोट दे सकते हैं। उसी क्षण अदालत ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अभी एसआईआर के चलते 5 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं और यह संख्या 10 करोड़ के भी पार जा सकती है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यह फैसला आखिरी संवैधानिक दीवार के ढहने का प्रतीक ना बने। उम्मीद है कि इस चूक को भविष्य में समझा जाएगा और इस फैसले को पलटा जाएगा। इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने एक सवाल भी किया कि एक विद्वान मित्र का सवाल, जिन्हें मैं हमेशा उनके अत्यधिक संयम के लिए जानता हूं, जहां चुनावों का बहिष्कार करना आत्मघाती हो सकता है, क्या कार्यपालिका से जुड़ी लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार करना एक संभावित कदम हो सकता है? क्या ऐसा घोषित करना अदालत की अवमानना होगा? इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना, मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। फिलहाल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। कैसे लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।